अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर बायनॉमियल थ्योरम को आगे बढ़ा के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू बायनॉमियल थ्योरम। प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा कि व्हाट इज़ बायनॉमियल थ्योरम, व्हाट आर इट्स डिफरेंट केसेस, व्हाट आर इट्स पर्टिकुलर केसेस, और उसके बाद आपने सीखा कि कैसे हम पैटर्न यूज़ करके जो ए और बी पैटर्न फॉलो करता है उस पैटर्न को लेके कैसे हम जनरलाइज करेंगे बायनॉमियल थ्योरम को। और उसके बाद पर्टिकुलर केसेस के अलावा आपने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए बायनॉमियल थ्योरम को रिलेटेड। आज हम जनरल टर्म की बात करेंगे, बायनॉमियल थ्योरम की जनरल टर्म हो उसके बारे में हम बात करेंगे, या एक बायनॉमियल थ्योरम में कितनी टर्म्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप अपना पेन और कॉपी रेडी रखिए और फॉलो कीजिए, हमारे साथ बने रहिए आज के इस लेक्चर में। और हम बात करेंगे बायनॉमियल थ्योरम की कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स के बारे में, या nth टर्म के बारे में, या एक बायनॉमियल थ्योरम में कितनी टर्म्स होती हैं उसके बारे में। तो आपको याद होगा जब हमने बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड की पिछली बार, a प्लस बी रेज्ड पावर n इज a रेज्ड पावर n b रेज्ड पावर 0 प्लस n इंटू a रेज्ड पावर n माइनस 1 b रेज्ड पावर 1 plus n into n minus 1 divided by 2 factorial a raised power n minus 2 b raised power 2 plus n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial a raised power n minus 3 b raised power 3 plus so on, plus जो लास्ट टर्म होगी वो होगी a रेज्ड पावर 0 b रेज्ड पावर n, लेकिन सेकंड लास्ट टर्म होगी n इंटू a रेज्ड पावर 1 b रेज्ड पावर n माइनस 1। दिस इज हाउ वी कैन एक्सपेंड, वी कैन जनरलाइज द बायनॉमियल थ्योरम। तो जनरलाइजेशन के बाद कुछ आपने कभी कभी देखा होगा कि बायनॉमियल कोफिशिएंट्स के बदले हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। लाइक अगर हम NCR लिखते हैं, दैट मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये यूज करके हम देखते हैं कि बायनॉमियल कोफिशिएंट्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप 1 की बात करेंगे, ये हम लिख सकते हैं a प्लस बी रेज्ड पावर n, दिस इज NC0, बिकॉज अगर आप NC0 को देखेंगे कि ये किसके बराबर होगा, NC0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल divided by 0 factorial into n minus 0 factorial. This is simply n factorial, 0 factorial 1 के बराबर है, this is n minus 0 factorial, that is n factorial, simply 1 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 1 के बदले NC0 a raised power n b raised power 0। ठीक है, तो NC1 लिखेंगे, NC1 is equal to n, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम NC1 लिखेंगे, that is n factorial divided by 1 factorial into n minus 1 factorial. So this is n into n minus 1 factorial divided by 1 into n minus 1 factorial. This and this cancels out. Simply we get n. तो n के बदले हम लिख सकते हैं NC1, a raised power n minus 1 b raised power 1. Then we have NC2, a raised power n minus 2 b raised power 2. Then NC3 a raised power n minus 3 b raised power 3, और लास्ट पे हम लिख सकते हैं NCN a raised power 0 b raised power n, और अगर हम सेकंड लास्ट की बात करेंगे NC n minus 1 a raised power 1 b raised power n minus 1. This is how we can expand binomial theorem by using the binomial coefficients which involve combination rules. ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करेंगे यहां पे, this is called the first term, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 से, फर्स्ट टर्म, टर्म 1। और टर्म 1 में हम क्या देखेंगे, टर्म 1 is written as NC0 a raised power n b raised power 0। ध्यान दीजिएगा और अच्छे से गौर से देखिए। अगर हम T2 की बात करेंगे, सेकंड टर्म की बात करेंगे, उसमें है NC1 a raised power n minus 1 b raised power 1। ध्यान दीजिए, यहां पे एक पैटर्न फॉलो किया जाता है और उस पैटर्न को समझना बहुत ही जरूरी है। और अगर हम T3 लिखेंगे, थर्ड टर्म में है, ये है थर्ड टर्म,
NC2, ध्यान दीजिए थर्ड टर्म में NC2, आई रिपीट, इन थर्ड टर्म वी हैव NC2, a raised power n minus 2 b raised power 2। थर्ड टर्म में यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 2, n तो सेम है। बताइए अगर हम वहां देखें बिना फोर्थ टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, NC थर्ड टर्म में NC2 था तो फोर्थ टर्म में होगा NC3, a raised power n minus 3 b raised power 3। समझ में आया? देखिए फर्स्ट टर्म में 0, यहां n माइनस 0 b raised power 0, सेकेंड टर्म में NC1 a raised power n minus 1 b raised power 1, तो 1 1 1। थर्ड टर्म में है 2 2 2, फोर्थ टर्म में है 3 3 3। अब मैं अगर आपको बोलूंगा फिफ्थ टर्म क्या होगी, वहां देखिए बिना, क्योंकि वहां मैंने फिफ्थ टर्म नहीं लिखी है, दिस इज नॉट द फिफ्थ टर्म, इसके बाद वाली जो होगी वो फिफ्थ टर्म होगी। उसमें हम लिख सकते हैं NC4 a raised power n minus 4 b raised power 4। ठीक है, तो दिस इज द फिफ्थ टर्म। क्या आप मुझे बताएंगे अब अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज टेंथ टर्म इक्वल टू, तो टेंथ टर्म होगी NC, बोलिए NC10 नो, NC11 नो, NC9 एक कम, n से एक कम, तो हम लिख सकते हैं NC9 a raised power n minus 9 b raised power 9। और अगर मैं आपको बोलूंगा 100th टर्म बताइए, T100, T100 होगी NC99 a raised power n minus 99 b raised power 99। ठीक है, और अगर मैं T50 बोलूं निकालने के लिए, या T51 बताइए, T51 इससे एक कम, वो होगा NC50 a raised power n minus 50 b raised power 50। ठीक है, तो दिस इज how we can find out the different terms of a binomial expansion और binomial expression। तो अगर हम generalized term की बात करेंगे, एक general term की बात करेंगे, और हम लिखेंगे T से R, TR पहले लिखेंगे हम, वो होगा इससे कम एक, NC R minus 1 a raised power n minus R minus 1 और b raised power R minus 1, R से एक कम। ठीक है, अब एक और टर्म लिखेंगे इसके बाद, यानी ये है आर्थ टर्म। अगर मैं R प्लस 1th टर्म लिखूं, NR प्लस 1, वो होगा NC, इससे एक कम यानी NCR। इसके बाद a raised power n minus R into b raised power R, दिस इज द R प्लस 1th टर्म, और इस टर्म को हम कहते हैं जनरलाइज्ड टर्म, और यू कैन से द स्टैंडर्ड टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसलिए क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल रेज्ड पावर n, ये सारी एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं एज ए समेशन ऑफ, बिकॉज समेशन मीन्स सम, एडिशन ऑफ व्हाट, NCR a raised power n minus R b raised power R, where what is the value of R? R का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से, और कहां तक, यहां तक, n तक, तो R starts from 0 to n। ठीक है, तो देखिए अगर मैं R के बदले 0 लिखूं, यह बनेगा NC0 a raised power n b raised power 0, NC0 a raised power n b raised power 0। अगर मैं R के बदले 1 दे दूं, NC1 a raised power n minus 1 b raised power 1, NC1 a raised power n minus 1 b raised power 1। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, और इसको हम जनरल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल थ्योरम कह सकते हैं। ठीक है, इससे हम एक जनरल टर्म कह सकते हैं या जनरल टर्म निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें आप बहुत जो एप्लीकेशन है बाइनोमियल थ्योरम की, इसी के मदद से हम वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जनरल टर्म के बाद हम देखेंगे कि अगर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, एक्सपेंड किए बिना हम बता सकते हैं उसमें कितनी टर्म्स हो सकती हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं, ये पावर है a प्लस बी रेज्ड पावर n, ये कितनी टर्म्स होंगी, 1 2 3 4, क्या आप मुझे बता सकते हैं एग्जैक्टली हाउ मेनी टर्म्स दीज आर? कोई गेस? हाँ, ऐसे आप नहीं बता सकते, मैं आपको समझाऊंगा आप कैसे बता पाएंगे। अगर मैं यहां पे लिखूंगा
a प्लस बी रेज्ड पावर 0, तो वो 1 है। a प्लस बी रेज्ड पावर 1, वो है a प्लस बी। तो यहां पे कितनी टर्म्स है? 1 है। यहां पे कितनी टर्म्स है? 2 है। अगर मैं लिखूं a प्लस बी रेज्ड पावर 2, वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3 टर्म्स। ओके, इसके बाद a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखिए, अगर यहां पे 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4। ध्यान दीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जब पावर 3 था तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 थी। जब पावर 2 था तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 थी। जब पावर 1 था तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 थी। जब पावर 0 था तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 थी। अगर पावर 10 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगी। अगर पावर 100 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 101 होंगी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे a प्लस बी रेज्ड पावर n, ये कितनी टर्म्स होंगी? ये होंगी, बताइए, ये होंगी n प्लस 1 टर्म्स। कैसे आप देख सकते हैं? यहां पे देखिए, ये है फर्स्ट। अगर आप इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे, nc1 nc2 nc3 सो ऑन ncn-1 ncn, तो ये होंगी यहां से यहां तक n टर्म्स। इसके बाद ये जीरो वाली टर्म्स जो होगी, टर्म जो होगी, इसके साथ ये मिला के ये बनेंगी टोटल n प्लस 1 टर्म्स। सो यहां पे एक और बात आपने सीखी कि अगर पावर n है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन में अगर पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो होंगी n प्लस 1। यानी अगर हम लिखेंगे a प्लस बी रेज्ड पावर 19, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड वो होंगी 20। ठीक है, अब एक और चीज यहां पे आपको देखना पड़ेगा। अगर n ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। अगर n इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। और अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो यहां पे एक जनरलाइज्ड बात मैं लिखूंगा, n अगर इवन है, इफ n इज इवन, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन वो होंगी ऑड। ठीक है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट टर्म जो होगी, अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। तो अगर n ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इवन। अब आपसे सवाल है, मैंने देखा, मैंने आपको बताया कि अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी n प्लस 1। अगर यहां पे 3 है पावर तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 4। अगर 5 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 6। ठीक है, तो लेकिन मसला है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहां पे बताइए मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म, मैं यहां पे पहले जनरलाइज्ड टर्म यहां पे मैंने लिखा NCR a रेज्ड पावर n माइनस r b रेज्ड पावर r। अगर आपसे कहा जाएगा कि व्हाट इज द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म मतलब यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे अगर a प्लस बी रेज्ड पावर 0 में मिडिल टर्म बताइए कौन सी है, तो एक ही टर्म है तो यही मिडिल टर्म होगी। ठीक है, और अगर a प्लस बी रेज्ड पावर 1 में a प्लस बी है तो कौन सी मिडिल टर्म है? ए बी मिडिल टर्म है या बी बी मिडिल टर्म? दोनों मिडिल टर्म्स हैं। लेकिन यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर में मिडिल टर्म कौन सी है? ये सेकंड वाली मिडिल टर्म है। लेकिन यहां पे a प्लस बी होल क्यूब में दो मिडिल टर्म्स होंगी, ये और ये। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मिडिल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। यानी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम कैसे मिडिल टर्म ढूंढेंगे, वो हम ढूंढ पाएंगे इस जनरलाइज्ड टर्म से, या उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम मिडिल टर्म की बात करेंगे। कभी कभी यह भी सवाल पूछा जाता है कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मिडिल टर्म पे। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज्ड पावर 5 इन x प्लस 3 रेज्ड पावर 8। देखिए, x प्लस 3 रेज्ड पावर 8 है, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो x रेज्ड पावर 5 का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज्ड पावर 5 क्या होगा?
दिस इज अवर क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए। इफ वी हैव x plus 3 raised power 8 and we have to find out the coefficient of x raised power 5, ठीक है। सवाल समझने के बाद हम इसको करेंगे एक्सपेंड किए बिना। अगर आप एक्सपेंड भी करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक्सपेंड किए बिना हम बता सकते हैं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज्ड पावर 5। यहां पे अगर हम देखेंगे a के बदले है x, b के बदले है 3 और n के बदले है 8, तो जनरल टर्म है tr+1, हमने अभी एक यहां पे डिराइव की NCR a रेज्ड पावर n माइनस r और b रेज्ड पावर r, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं tr+1 इज इक्वल टू n के बदले है यहां पे 8cr, तो a के बदले है x रेज्ड पावर 8 माइनस r, एंड देन वी हैव b रेज्ड पावर r, b के बदले अगर आप देखेंगे दैट इज 3 रेज्ड पावर r। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x रेज्ड पावर 5, दैट मींस वी हैव टू चूज द पावर ऑफ x एज 5, दैट मींस वी हैव टू टेक 8 माइनस r इज इक्वल टू 5, 8 माइनस r बिकॉज आई नीड x रेज्ड पावर 5, इसका मतलब है 8 माइनस r के बदले में 5 लूंगा, तो 8 माइनस 5 जो है वो होगा r के बराबर, r 3 के बराबर होगा। फिर तो हम क्या लिखेंगे, tr+1 यानी 4 होगा, वो फोर्थ टर्म 8c3 x रेज्ड पावर 5 एंड 3 रेज्ड पावर 3, ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज्ड पावर 5 क्या है, वो है 8c3 और 3 रेज्ड पावर 3, यानी यही x रेज्ड पावर 5, इसके बगैर जो बच जाता है 8c3 एंड 3 रेज्ड पावर 3, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज्ड पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन। और इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दिस इज 8 फैक्टोरियल, देन वी हैव 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 दैट इज 5 फैक्टोरियल, एंड देन वी हैव 3 रेज्ड पावर 3 दैट इज 27। ये सिंप्लीफाई करके आप कोफिशिएंट ऑफ x रेज्ड पावर 5 निकाल पाएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी कर पाएंगे। लाइक हमारे पास है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कुछ, आप देखिए a रेज्ड पावर 5 और b रेज्ड पावर 7 का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन a माइनस 2b रेज्ड पावर 12, यानी a माइनस 2b रेज्ड पावर 12 में आपको देखना है a का a रेज्ड पावर 5 और b रेज्ड पावर 7 का कोफिशिएंट, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, और बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप खुद ब खुद कर पाएंगे। तो हिंट मैं आपको दे देता हूं, जब आप यहां पे पहुंचेंगे इस टर्म पे, इस नतीजे पे, तो यू विल हैव टू टेक n माइनस r इज इक्वल टू 5 एंड देन वी हैव r इज इक्वल टू 7। n माइनस r के बदले आप 5 लेंगे और r के बदले आप 7 लेंगे, ठीक है। तो r के बदले 7 इसलिए क्योंकि वी नीड b रेज्ड पावर r, ठीक है। तो ये आप खुद करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब हम एक और बात यहां पे डिस्कस करेंगे, वो है नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हमने बात की, अब हम मिडल टर्म की बात करेंगे, कैसे हम एक एक्सपेंशन में मिडल टर्म निकाल पाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि अगर n है हमारे पास ऑड, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स वो इवन होंगी। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। a प्लस बी रेज्ड पावर 1 यानी a प्लस बी, a प्लस बी रेज्ड पावर 2, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b होल क्यूब, दैट मीन्स a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, देन वी हैव b क्यूब। तो यहां पे देखिए, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ n 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगी, तो इवन होंगी। इफ n इज ऑड द नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहां पे मिडल टर्म्स कितनी होंगी, यहां पे कोई बीच वाली टर्म ऐसी नहीं है, यहां पे 2 मिडल टर्म्स होंगी ये। अब अगर n इवन है,
अगर n इवन है तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 मिडल टर्म्स, 2 मिडल टर्म्स होंगी यहां पे, ठीक है। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स वो ऑड होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, तो मिडल टर्म उस सूरत में एक ही होंगी, एक मिडल टर्म। और मैं आपको बताऊंगा वो मिडल टर्म आप निकालेंगे कैसे, और कैसे देख पाएंगे आप वो मिडल टर्म कैसे हम निकाल पाएंगे इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये है इवन, n है ऑड, और उस सूरत में नंबर ऑफ टर्म्स इवन है और मिडल टर्म जो होंगी वो 2 होंगी। कौन कौन सी होगी मिडल टर्म मैं आपको बताऊंगा। हां, n/2, हां ये इस सूरत में n/2 प्लस 1 जो है थ टर्म जो होगी वो होगी मिडल टर्म। इन केस व्हेन n इज इवन and number of terms is odd and we have one middle term only, that is n/2 plus 1th term। मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे आप देखेंगे। अगर हम देखेंगे ना a plus b raised power 6, ठीक है, n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो ऑड होंगी, 7 होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 7। अब देखना है हमें मिडल टर्म कौन सी होंगी। मिडल टर्म होंगी n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, यानी n है यहां पे 6/2 प्लस 1th यानी 3 प्लस 1, यानी 4th टर्म जो होगी वो होगी मिडल टर्म, 1 2 3 4। This will be the middle term of the binomial expansion। इसके बाद नेक्स्ट केस, जो पहला केस है, अगर n जो है ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी, उस सूरत में 2 मिडल टर्म्स होंगी, ठीक है। कौन कौन सी मिडल टर्म होंगी? एक होगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म एंड n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1th टर्म, या आप इसको लिख सकते हैं n प्लस 3/2th टर्म, एक ही बात है। तो उस सूरत में हम कैसे मिडल टर्म निकाल पाएंगे? मैं यहां पे ये चेंज अगर करूंगा ना तो यहां पे मैं 7 लिखूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 8, ठीक है। तो 8 टर्म्स होंगी, 8 टर्म्स में मिडल टर्म हम कैसे ढूंढेंगे? पहली मिडल टर्म होंगी 8 प्लस 1, या हम लिख सकते हैं यहां पे 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, और यहां पे भी हम 7 प्लस 1 दैट इज 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th यानी 8/2, यानी 4th टर्म एक मिडल टर्म होगी। उसके बाद n प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 दैट इज 8/2 4 प्लस 1 यानी 5th टर्म, यानी 4 और 5th टर्म होंगी 2 मिडल टर्म्स, यानी उस सूरत में 4b और 5b जो है ये 2 मिडल टर्म्स होंगी। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स बाइनोमियल कोफिशिएंट्स यूज करके we can find out the middle terms of an expansion without actually expanding the binomial expansion, ठीक है। So this is time to take a leave from you all. We'll be meeting in the next lectures. Till then, goodbye, stay home and stay safe.